न्यूट्रिशन। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम कोई काम नहीं भी करते, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं भी करते हैं, तब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन आवर स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, जितने भी लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं वो एक ऑर्डरली वे में फंक्शन करे। इसके लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। लेट्स से अगर डाइजेशन प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम बीमार हो सकते हैं। अगर डाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारा बॉडी और बीमार हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर कोई और लाइफ प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन और आर नर्वस सिस्टम ठीक से या फिर ऑर्डरली वे में काम नहीं करता है तो भी हमारा बॉडी बहुत ग्रेवली इंजोर हो सकता है, या फिर हमारा बॉडी विल बी इन ग्रेव डेंजर एंड विच माइट इवन लीड टू डेथ। तो हमारे बॉडी जो है उसको ग्रो करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और उसको प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंस सिंथेसाइज या बॉडी के अंदर बनाने के लिए बाहरी मटेरियल्स, आउटसाइड मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो आउटसाइड मटेरियल्स है ये उसको कहाँ से मिलते हैं? दीज दे गेट फ्रॉम द फूड वी ईट। ओके, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? जो लिविंग थिंग्स का फूड का जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है वो कॉमन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या चाहिए? हमें ग्लूकोज चाहिए, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दोनों का जो फूड का जनरल रिक्वायरमेंट होता है वो कॉमन होता है, विच इज़ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। लेकिन ये कितने क्वांटिटी में चाहिए होता है और ये किस वे से उनको मिलता है, दीज आर द डिफरेंट वेज। यही डिफरेंस होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग थिंग्स से नहीं आते हैं, विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर, या फिर इनमें कार्बन नहीं होता है। तो यू माइट से दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गेन करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर के रूप में भी वो लोग इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स लेते हैं। तो यहाँ पे यू कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन होता है, फिर ये कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ? वो इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन जो होता है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं। सो इन दैट वे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, ये सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, और वो भी कहाँ से? इनऑर्गेनिक सोर्सेस से। व्हाट आर दीज इनऑर्गेनिक सोर्सेस? दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे ऑटो और ट्रॉफ्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन फीड, सेल्फ फीडिंग। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सेल्फ फीडिंग करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स क्या क्या हैं? दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और उसमें भी कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। व्हाट आर दीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स? दीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आर एल्गे एंड दीज बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं सियानोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोला जाता है।
तो यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये सब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, इनमें माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो कि एल्गे होते हैं वो भी या तो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो उसको बॉडी का अपकीप और ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्योंकि बॉडी उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो बॉडी को क्या करने की ज़रूरत होती है? तो बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर वंस जो बॉडी ईजीली यूज़ कर सकता है। ओके, तो इसको अचीव करने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और ये केमिकल्स क्या होते हैं? एंजाइम्स। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोकैटलिस्ट क्यों लिखा गया है? बायोकैटलिस्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो कैटलिस्ट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट लिविंग मैटर से मिलता है या फिर वो ऑर्गेनिजम्स इन कैटलिस्ट को खुद बनाते हैं। ओके, ये एंजाइम्स उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही बनता है और वो क्योंकि ये एंजाइम या फिर ये कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बन रहा है इसीलिए इसे बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। ओके, सो ये तो हो गया ऑटोट्रॉफ की बात। अब आता है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि हेटेरोट्रॉफ खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं और वो खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ पे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, एक गोट जो है वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, लेकिन एक लायन जो है वो डायरेक्टली तो नहीं डायरेक्टली तो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर लायन एक गोट को खाता है तो फिर वो इनडायरेक्टली तो गोट के स्टमक के अंदर जो प्लांट प्रोडक्ट है उसको भी खा रहा है। तो इनडायरेक्टली एक लायन भी ऑटोट्रॉफ पे अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। नाउ कमिंग टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कार्बन और एनर्जी, ये दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ओके, और ये जो कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये कौन से प्रोसेस से फुलफिल होता है? ये फुलफिल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं विच आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड उसको स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी? दिस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो लेट्स सी, आउटसाइड मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जिसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देने की बात है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को होने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनके एब्सेंस में, इन दो चीज़ों के एब्सेंस में ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? दिस फर्स्ट इज सनलाइट एंड द अदर इज क्लोरोफिल। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा।
Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as a internal energy reserve to be used and when required by the plant. तो ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको प्लांट अपना एनर्जी, जितना एनर्जी प्लांट को चाहिए वो प्लांट कहाँ से लेता है या फिर प्लांट को कहाँ से मिलता है? उसी कार्बोहाइड्रेट से जो उसने फोटोसिंथेसिस से बनाया है। एक बार जितना प्लांट का जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वो लोग स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, और ये होता है दिस स्टार्च सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। ये एक स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व के जैसा काम करता है प्लांट के लिए, और वो तब यूज़ होता है जब प्लांट को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा एक इंटरनल रिजर्व हमारे बॉडी में भी है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ओके, और ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ पे स्टोर होता है पता है? एडिपोज सेल्स में। और अगर किसी के बॉडी में ज़्यादा एडिपोज सेल्स बनते रहते हैं, किसी के बॉडी में ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होने लगता है तो दे बिकम फैट। ओके, मूविंग ऑन। Okay, so this is the reaction for photosynthesis. रिएक्टेंट क्या है? CO2 और H2O जो कि बाहर से मिलता है, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट। यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले देखो, जब लीफ को सनलाइट मिलता है तब ये जो सनलाइट है ये क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देता है। एक बार जब क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है? ये वाटर मॉलिक्यूल को वो ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके वो क्या बनाता है? इट स्प्लिट्स H2O इनटू वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, और क्या बनाता है? दिस मेक्स ग्लूकोज। ओके, और जो ऑक्सीजन बचा हुआ रहता है वो बन जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन। और जो ये दोनों चीज़ बनने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनने के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचता है वो दोनों मिलके बनाते हैं वाटर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स में होता है, और ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये एक के बाद एक इमीडिएटली होता है। ठीक है, और ये स्टेप्स जो होते हैं वो इसी ऑर्डर में होते हैं। पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी क्या होता है? क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर देता है, जिसके बाद क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। फिर ये जो केमिकल एनर्जी है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये जो केमिकल एनर्जी है ये वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देता है, स्प्लिट कर देता है, लाइक हियर। थर्ड में क्या होता है? थर्ड स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स हैपेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं या फिर जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं उनमें ये फोटोसिंथेसिस इस तरह से नहीं होता है। मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करते हैं, या फिर दिन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है, और अगर दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होगा
तो जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वाटर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको कि सनलाइट इन द डे टाइम ब्रेकअप करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू मेक कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम लिया जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट है इसको दिन के टाइम क्लोरोफिल ने जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब किया है या फिर जिस लाइट एनर्जी से क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ है उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद वो इंटरमीडिएट को ब्रेक कर देता है या फिर स्प्लिट कर देता है, सेम एज इट स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स। और फिर वो क्या बनाता है, फिर वो एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। फॉर दिस अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है यू कैन सी कैम्प पैथवे और कैल्विन साइकिल। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस होल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स कहाँ पे होते हैं, स्टोमाटा में होते हैं। ओके, तो दिन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो अंदर जाता है, ठीक है। सनलाइट जो है वो लीफ पे गिरता है। जैसे ही सनलाइट लीफ पे गिरता है वो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पता है कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, लाइट एनर्जी मिलता है और वो सीधी वो उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और जो केमिकल एनर्जी उसको मिलता है उस केमिकल एनर्जी को वो किस लिए यूज़ करता है, ये जो सेल्स में, ये जो सारी सेल्स में थोड़ा कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है और ये जो क्लोरोप्लास्ट में या फिर क्लोरोफिल में जो लाइट एनर्जी होता है उसको वो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ करता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ मिल के रिड्यूस हो जाता है और वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर। जो एक्सेस जो ऑक्सीजन है वो गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है और जो एक्स्ट्रा वाटर भी होता है वो भी ट्रांसपीरेशन से गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो लीफ के अंदर या फिर लीफ सेल्स में स्टोर होके रह जाता है। ओके, The green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. These green dots, okay, these green dots, these are the chloroplast which contain chlorophyll. Okay, chlorophyll is essential for photosynthesis. इसको हम लोग एक एक्टिविटी से देखेंगे। Let's see. So this is a वेरीगेटेड लीफ, ये एक वेरीगेटेड लीफ है। अब यू माइट आस्क व्हाट इज़ अ वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिसमें सिर्फ एक कलर नहीं होता है, उसमें एक से ज़्यादा कलर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन सम लीव्स which have yellow patches or which have some brown patches or red patches in them along with the green color. तो ऐसे लीफ को वेरीगेटेड लीफ बोला जाता है। जो मल्टी कलर लीफ होते हैं ना उनको वेरीगेटेड लीफ बोला जाता है। तो टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन। क्रोटॉन तुम्हारा बहुत सारे लोगों के घर में होगा। क्रोटॉन इट इज़ अ ऑर्नामेंटल प्लांट जिसमें वो ब्राउन, रेड, येलो कलर के डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्लांट को हम लोग एक डार्क रूम में 3 दिन तक रखेंगे ताकि जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है
प्लांट के अंदर जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है या फिर उसका इंटरनल रिजर्व में जितना भी स्टार्च स्टोर है वो सारा का सारा स्टार्च यूज़ हो जाए। ठीक है, अब 3 दिन हो गए, प्लांट का सारा स्टार्च जो हो गया वो यूज़अप हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लांट को हम लोग सनलाइट में 6 घंटे के लिए रखेंगे। नॉट नेसेसरी कि 6 घंटे, उससे भी ज़्यादा रख सकते हो। तो 6 घंटे जब प्लांट को हम लोग सनलाइट पर रखेंगे तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा और स्टार्च दोबारा से बनेगा। ओके, अब एक लीफ तोड़ लेते हैं उस प्लांट से और वहाँ पे जो भी ग्रीन एरियाज़ होंगे, जैसे यहाँ पे जो ग्रीन एरियाज़ है उसको मार्क कर लेंगे एक ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इसको हम एक बॉइलिंग वाटर का टब में हम उसे कुछ मिनट के लिए बॉईल होने के लिए डाल देंगे। ठीक है, बॉईल होने के लिए डाल देंगे। बॉईल करने से क्या होगा, बॉईल करने से जितना भी लीफ के अंदर जितना भी लिविंग सेल्स होता है ना, सब के सब मर जाएंगे। ठीक है, लिविंग सेल्स डाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक अल्कोहल के बीकर में इमर्स कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे जो मैंने वीडियो आज दिया था उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट लिखा था। मिथाइलेटेड स्पिरिट इज़ ऑल्सो अल्कोहल। ओके, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज़ एक्चुअली मिथेनॉल। ओके, उसके बाद हम लोग अल्कोहल में डालेंगे, फिर उस अल्कोहल को हम लोग एक वाटर बाथ में बॉईल करेंगे। आई थिंक यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ वाटर बाथ। अगर नहीं पता है तो ठीक है। देखो, वाटर बाथ में क्या करते हैं हम लोग, जिस बीकर में हम लोग अल्कोहल को रखते हैं उस बीकर को हम लोग एक पानी से भरा हुआ पैन में डाल के बॉईल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बॉईल नहीं करते हैं और उसी को वाटर बाथ बोला जाता है। अगर इसमें अल्कोहल है तो फिर इस अल्कोहल का कंटेनर में हम लोग एक दूसरे कंटेनर जिसमें हम पानी रखेंगे उस कंटेनर में रखेंगे, फिर उसको बॉईल करेंगे और यही होता है वाटर बाथ। ओके, हीट टिल द अल्कोहल बिकम्स टू बॉयल, और तब तक हम उसको हीट करेंगे जब तक अल्कोहल उबलने लगेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो लीफ का कलर है वो डिसकलर होने लगेगा। जो ग्रीन कलर है लीफ का वो पूरा चला जाएगा और लीफ जो है वो वाइटिश या फिर लाइट, वेरी लाइट येलो कलर का रह जाएगा। और जो भी ग्रीन पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल, जितना भी क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, वो सारा का सारा क्लोरोफिल जो होगा वो जिस सोल्यूशन में हम प्लांट को, लीफ को बॉईल कर रहे हैं उस सोल्यूशन में वो चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, लीफ का कलर डिसकलर हो जाएगा और सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लीफ को हम निकालेंगे, उसको हम लोग उसके ऊपर हम लोग या तो कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे या फिर हम लोग उसको पूरा आयोडीन सोल्यूशन में ही डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, एकदम कंसनट्रेटेड नहीं, थोड़ा सा आयोडीन के साथ थोड़ा पानी मिला के सोल्यूशन बनाना है, उसके बाद डालना है। उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद उस लीफ को बाहर निकालेंगे, उसको पानी से धोएंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा आयोडीन होगा वो चला जाएगा। और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि कितना पोर्शन डिस्कलर हुआ है। जब हम लोग क्या नोटिस करेंगे, जितना भी ग्रीन पार्ट्स था, जितना भी लीफ का ग्रीन पार्ट था वो सारा का सारा ग्रीन पार्ट ब्लैक कलर का हो गया या फिर ब्लैक या वायलेट कलर का हो गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ उसी पार्ट में स्टार्च बना है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है सिर्फ वो स्टार्च का प्रेजेंस में डार्क कलर या फिर पर्पल कलर देता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक जन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि अगर फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनता है तो हम ग्लूकोज क्यों यूज़ करते हैं, एटीपी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि किसी भी बॉडी में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो ऑल द टाइम चलते रहते हैं, 24/7 चलते रहते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो ग्लूकोज बनता है वो लाइट डिपेंडेंट या फिर लाइट का प्रेजेंस पे जो रिएक्शन होता है उसके लिए यूज़ होता है। और जो एटीपी होता है वो जब लाइट नहीं रहता है
और उस टाइम जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के लिए एटीपी यूज़ होता है. ओके, मूविंग ऑन. ओके, सो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर. ये है एक स्टोमाटा. ओके, तो यहाँ पे ये जो किडनी बीन या फिर जो बीन का सीड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, है कि नहीं. लेकिन ये जो बाहर जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स. ठीक है, तो सब्सिडियरी सेल्स में क्या होता है? सब्सिडियरी सेल्स में बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है. ठीक है, H2O इसमें भरा हुआ रहता है. तो जब H2O इसमें भरा हुआ रहता है तब गार्ड सेल्स के अंदर बिल्कुल भी H2O नहीं रहता है. तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जब भी कोई भी गैस या फिर कोई भी गैस अगर किसी हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स में H2O का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे H2O का कंसंट्रेशन कम है. तो क्या यहाँ पे डिफ्यूजन होगा? डेफिनेटली होगा. तो वाटर जो है वो डिफ्यूज़ करके गार्ड सेल्स के अंदर चला जाएगा और गार्ड सेल्स के अंदर इतना ज़्यादा जाएगा कि गार्ड सेल बिल्कुल बलून के जैसा फूल जाएगा, है कि नहीं. तो जब गार्ड सेल बलून के जैसा फूल जाएगा तब गार्ड सेल के बीच में एक छेद बन जाएगा और इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटल पोर. ठीक है, अब स्टोमाटल पोर बन गया और जितना भी गैसेस होगा लीफ में, एक्स्ट्रा गैसेस या फिर जो वेस्ट गैसेस होगा वो इस पोर से बाहर निकल जाएगा. अभी क्या होता है कि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर भी है, वाटर जो है वो डिफ्यूज़ करेगा. अब यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा? वो भी इस पोर से बाहर में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा. अब जैसे ही वो बाहर चला जाएगा क्या होगा कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. जब गार्ड सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो बिल्कुल पिचक जाएगा. फॉर एग्जांपल जब तुम्हारे बलून में जब हवा कम हो जाता है तो क्या होता है? बलून पिचक जाता है. तो ये गार्ड सेल्स भी वैसे ही होगा. जैसे जैसे गार्ड सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होगा ये गार्ड सेल्स भी फ्लैसिड हो जाएगा, ये गार्ड सेल्स भी पिचक जाएगा और ये अपना जो पोर है इसको क्लोज कर देगा, इसको बंद कर देगा. ठीक है, और इसी तरह स्टोमाटल पोर ओपन और क्लोज होता है. तो यहाँ पे द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट एंड लीव्स एज वेल. तो स्टोमाटा में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और लीव्स स्टेम का सरफेस पे, रूट का सरफेस से और लीव्स का सरफेस से भी तुम्हारा गैसेस का एक्सचेंज होगा. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. जब पोर खुलेगा तब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा. ठीक है, तो जब जितना पानी प्लांट को लूज़ करना था उतना पानी उसने लूज़ कर लिया, तब क्या होगा कि ये जो पोर है ये बंद हो जाएगा. क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट अगर एक्सेस पानी लूज़ कर देगा तो प्लांट के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना. तो जब प्लांट में पानी कम हो गया, जब प्लांट ज़्यादा पानी लूज़ कर देता है, इफ़ द प्लांट लूजेस मोर वाटर देन जो पोर्स है वो सब क्लोज हो जाएगा. और मतलब जब ये पोर क्लोज हो जाएगा मतलब तब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ले पाएगा. तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के एक रिलेशन है? मतलब जब तक पानी एक्स्ट्रा पानी रहेगा, जब तक पानी निकलते जाएगा तब तक इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते रहेगा, है कि नहीं. जैसे जैसे पानी कम होते गया कार्बन डाइऑक्साइड का नीड भी कम होते गया. ठीक है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का नीड ख़त्म हो गया वैसे ही ये पोर बंद हो गया. ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. द गार्ड सेल्स swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. Okay.
नाउ एक्टिविटी 6.2। अब यहाँ पे हमने 2 प्लांट्स लिया और ये है प्लांट ए और ये है प्लांट बी। प्लांट बी एक कंट्रोल है। कंट्रोल, व्हाट यू माइट आस्क, व्हाट इज़ अ कंट्रोल? कंट्रोल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का एक वो पार्ट है जिसको हम लोग एक ऑब्जर्वेशन या फिर एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग रखते हैं। ओके, तो क्या होगा, हम लोग 2 हेल्दी प्लांट लेंगे जो कि सेम साइज़ का होगा, उसको 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखेंगे। क्यों? ताकि जितना भी ये लोग के पास स्टार्च का रिज़र्व हो वो सारा रिज़र्व ख़त्म हो जाए। अब इन दोनों प्लांट को हम लोग 2 ग्लास प्लेट के अंदर रख देंगे और एक ग्लास और एक प्लांट के पास हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक पोटाश हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कॉस्टिक पोटाश का काम क्या है? कॉस्टिक पोटाश का काम है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना, मतलब इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जब हमने दोनों प्लांट को इस कवर जार से बंद कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड अ कवर जार, अब दिस इज़ कॉल्ड अ बेल जार। अब हमने दोनों प्लांट को एक सेपरेट बेल जार से कवर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने KOH रखा है, यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इस बेल जार का जो माउथ है, नीचे का पोर्शन है, हम लोग यहाँ पे ग्रीस या फिर वैसलीन से हम इसे कवर कर देंगे। ग्रीस या वैसलीन इसलिए देंगे ताकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आउटसाइड एयर ना घुस पाए। ठीक है, सो दैट कीप द सेटअप एयर टाइट, बाहर से एयर ना घुस पाए, इसलिए हम यहाँ पे ये जो दोनों का माउथ है, दोनों का माउथ हम लोग वैसलीन या फिर ग्रीस से कवर कर देंगे। अब इन दोनों प्लांट को हम लोग 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे। ओके, फिर 2 घंटे सनलाइट में रखने के बाद हम लोग एक लीफ हम लोग तोड़ लेंगे और फिर दोनों का स्टार्च टेस्ट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, क्या इस प्लांट को लाइट मिल रहा है? लाइट डेफिनेटली मिल रहा है।